हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से प्रेमचंदोत्तर उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने खंड क इस पुस्तक से खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास, हिंदी आलोचना का विकास और अब हम कर रहे हैं हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास का विकास अगर हम इसकी बात करें तो हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास इसे भी कंप्लीट कर लिया था। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के 8 वर्गीकरण थे। 8 वर्गीकरण में से हमने सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास इस सेक्शन को कंप्लीट किया, स्वच्छंदतावादी उपन्यास को कंप्लीट किया, प्रकृतवादी उपन्यास को कंप्लीट किया, व्यक्तिवादी उपन्यास को कंप्लीट किया, इसके बाद मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को भी कंप्लीट कर लिया और सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यास इस सेक्शन को भी कंप्लीट किया, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास को भी कंप्लीट किया। इसके साथ ही हमने आंचलिक उपन्यास, ठीक है, एक सेक्शन था आंचलिक उपन्यास, इसे भी कंप्लीट कर लिया था। तो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की अगर हम बात करें तो 8 वर्गीकरण को करने के बाद भी कुछ ऐसी रचनाएं रह गई हैं या ऐसे उपन्यास रह गए हैं जो आधुनिकता बोध के स्तर पर लिखे गए हैं। इन सभी उपन्यासों को प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की श्रेणी में ही रखा गया है। तो अगर हम बात करें प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की तो हमने 8 वर्गीकरण के बाद हमको देखना है आधुनिकता बोध से संबंधित उपन्यासों को। जिन भी रचनाओं में आधुनिकता बोध से संबंधित विषय वस्तु को रखा गया है उनको इस सेक्शन के अंतर्गत हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें जितने भी पुरुष रचनाकार हैं, इसके बाद महिला उपन्यासकार हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो उपन्यास वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है इसी सेक्शन से, यानी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास आधुनिकता बोध के विविध स्तर। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इसमें जिन रचनाकारों को हमको पढ़ना है वो हैं प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, मस्तराम कपूर, धर्मवीर भारती, कृष्ण बलदेव वैद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, महीप सिंह, राजकमल चौधरी, योगेश गुप्त, द्रोणवीर कोहली, कमलेश्वर, महेंद्र भल्ला, मनोहर श्याम जोशी, गिरधर गोपाल, दुष्यंत कुमार, कांतानाथ, भीमसेन त्यागी, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, विजय, रमेश चंद्र शाह, विनोद कुमार शुक्ल, राजेंद्र मोहन भटनागर, रविंद्र कालिया, डॉक्टर भगवती प्रसाद मिश्र, गोविंद मिश्र, गंगा प्रसाद विमल, पुन्नी सिंह, नरेंद्र कोहली, राजकृष्ण मिश्र, चंद्रकिशोर जायसवाल, मणि मधुकर, पंकज बिष्ट, प्रमोद सिन्हा, मंजूर एहतेशाम, योगेश कुमार, गोपाल उपाध्याय, भगवान सिंह, रमाकांत, मधुकर सिंह, रमेश दवे, रविंद्र वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र सक्सेना, बच्चन सिंह पत्रकार हैं, असगर वजाहत, स्वयं प्रकाश, प्रणव कुमार बंदोपाध्याय, राजकिशोर, मदन मोहन, ज्ञान प्रकाश, विवेक, केशव, क्षितिज शर्मा, रामधारी सिंह दिवाकर, प्रकाश मनु, कमलाकांत त्रिपाठी, मिथिलेश्वर, डॉक्टर तरसेम गुजराल, विभूति नारायण राय, शिवमूर्ति, रूप सिंह चंदेल, राजकुमार राकेश, तेजिंदर, शैलेंद्र सागर, ज्ञान चतुर्वेदी, प्रियमवद, श्री प्रकाश मिश्र, हरियश राय, वीरेंद्र जैन, प्रमोद कुमार तिवारी, संतोष दीक्षित, राजू शर्मा, दयानंद पांडे, हरिसुमन विष्ट, जयनंदन, राकेश कुमार सिंह, अखिलेश, राघवेंद्र यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, प्रदीप सौरभ, वीरेंद्र सागर, विकास कुमार झा, संतोष चौबे, नरेंद्र नागदेव, मनोज सिंह, तरुण भटनागर, पंकज सुबीर, वीरेंद्र सारंग और रणेंद्र। अगर हम देखें तो इनमें से कुछ रचनाकारों की अगर रचनाओं की बात करें तो आपने उनको पढ़ा होगा। जैसे आप राजेंद्र यादव को जानते होंगे, इनमें निर्मल वर्मा को जानते होंगे, धर्मवीर भारती को जानते होंगे। तो ऐसे कुछ रचनाकार हैं जिनको हम पहले से जानते हैं या हम उनकी रचनाओं से परिचित हैं। तो आज हम इन सभी रचनाकारों से संबंधित उपन्यासों को देखेंगे और उसकी विषय वस्तु को भी तथ्य रूप में भी देखते जाएंगे, ठीक है। और फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास आधुनिकता बोध के विविध स्तर, ठीक है। आधुनिकता बोध के विविध स्तर, ठीक है। इससे संबंधित पहला प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम रचनाकारों के पर केंद्रित जो रचनाएं हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न प्रेमचंदोत्तर उपन्यास आधुनिकता बोध के विविध स्तर से है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों के वर्गीकरण में सबसे बड़ी समस्या क्या मानी गई? ऑप्शन में है लेखकों की कमी, ऑप्शन बी है कोई भी वर्गीकरण पूर्णतः संतोषजनक ना होना,
ऑप्शन सी उपन्यासों की भाषा, ऑप्शन डी पाठकों की अरुचि। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के वर्गीकरण में सबसे बड़ी समस्या क्या मानी गई कि कोई भी वर्गीकरण पूर्णतः संतोषजनक नहीं थी। यानी जो हमने 8 वर्गीकरण की थी, उन 8 वर्गीकरण को देखने के बाद यह मालूम होता है कि वो पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं थे। यानी वो, अगर हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो उस उपन्यास में अगर हम देखें तो कुछ कुछ ऐसे उपन्यास भी थे जो अन्य विषय वस्तु को भी केंद्र में रखकर लिखे गए थे। यानी एक ही उपन्यास में आप 2 अलग अलग वर्गीकरण को देख सकते हैं। तो इस वजह से वो पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं था। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रगतिशील और मूल्यवादी विचारक आधुनिकता बोध को मानवता के लिए कैसा मानते हैं। ऑप्शन ए भविष्य निर्माण में सहायक, ऑप्शन बी संघर्ष की प्रेरणा देने वाला, ऑप्शन सी भविष्य निर्माण के संघर्ष में बाधक, ऑप्शन डी समाज का दर्पण। सही उत्तर होगा भविष्य निर्माण के संघर्ष में बाधक है। आधुनिकता बोध को मानवता के लिए कैसा माना गया कि यह भविष्य निर्माण के संघर्ष में क्या है, बाधक है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित आधुनिकता बोध मनुष्य को कैसा बना देता है। ऑप्शन है आशावादी और सक्रिय, ऑप्शन बी है निराश, कुंठित, एकाकी और निष्क्रिय, ऑप्शन सी सामाजिक और व्यवहारिक, ऑप्शन डी धार्मिक और आध्यात्मिक। अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित आधुनिकता बोध मनुष्य को कैसा बना देता है। सही उत्तर होगा निराश, कुंठित और निष्क्रिय बना देता है। ठीक है, निराश, कुंठित, एकाकी और निष्क्रिय बना देता है। अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित आधुनिकता क्या होती है, वह व्यक्ति को या मनुष्य को निराश, कुंठित और निष्क्रिय बना देती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो इस सेक्शन में जब हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यास आधुनिकता बोध के विविध स्तर वाले सेक्शन को जब देखते हैं तो वहाँ पे आधुनिकता बोध को लेकर विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन सभी विचारों को मैंने यहाँ तथ्य रूप में रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आधुनिकता बोध है क्या। तो आधुनिकता बोध स्वयं में एक जटिल अवधारणा है। प्रगतिशील और मूल्यवादी विचारक इसे मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में बाधक मानते हैं। उनके अनुसार अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित आधुनिकता बोध मनुष्य को निराश, कुंठित, एकाकी और निष्क्रिय बना देता है। आधुनिक यंत्र दानव के समक्ष अपनी हीनता और व्यर्थता के बोध से आक्रांत मनुष्य बेहतर जीवन निर्माण के लिए संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए विसंगति, विडंबना, व्यर्थता, अजनबीपन, नैराश्य, कुंठा, संत्रास आदि को आधुनिकता बोध का पर्याय मान लेना उचित नहीं है। वर्तमान औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत मनुष्य का पदार्थीकृत होना उसकी नियति है। निराशा, ऊब, ग्लानि, व्यर्थता बोध आज का जीवन सत्य है। यह स्वीकार कर लेने से मनुष्य की संकल्प शक्ति का ह्रास होता है और वह नियति का दास बनकर रह जाता है। इसलिए आधुनिकता बोध के स्थान पर वे यथार्थ बोध को महत्व देते हैं। ठीक है, यानी प्रगतिशील विचारक जो हैं वो आधुनिकता बोध की जगह यथार्थ बोध को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध के अनुसार आधुनिक भावबोध का वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शन है नियति का दास बन जाना, ऑप्शन बी है केवल निराशा और ऊब व्यक्त करना, ऑप्शन सी है अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना और मानवता का भविष्य निर्माण करना, ऑप्शन डी है औद्योगिक सभ्यता को स्वीकार करना। सही उत्तर होगा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना और मानवता का भविष्य निर्माण करना। अगला प्रश्न देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। मुक्तिबोध बलपूर्वक कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत आता है। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत यह भी है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक दच्युत हों तथा हम वर्तमान स्थिति को सुधारे, नैतिक ह्रास को थामे, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति की उपाय योजना करें। अगर ये प्रश्न आएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर प्रश्न कथन के रूप में पूछा जाए तो इसके जो और लेखक हैं वो कौन है, मुक्तिबोध हैं। यानी मुक्तिबोध के ये विचार हैं आधुनिकता बोध को लेकर या आधुनिक भावबोध को लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान आधुनिकता बोध को क्या मानते हैं। ऑप्शन में है एक स्थिर विचारधारा, दूसरा है एक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है एक साहित्यिक विधा, ऑप्शन डी है केवल एक काल्पनिक सोच। इंद्रनाथ मदान आधुनिकता बोध को मानते हैं एक प्रक्रिया। सही उत्तर होगा बी, एक प्रक्रिया। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
डॉक्टर इंद्रनाथ मदान इसे एक प्रक्रिया मानते हैं। वे कहते हैं इतना साफ हो चुका है कि यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में स्वीकृत मूल्य अस्वीकृत होकर फिर बनते मिटते रहते हैं, इसलिए वे इसके अनेक स्तर मानते हैं। उनके अनुसार गोदान में यह एक स्तर पर है, शेखर एक जीवनी में दूसरे स्तर पर, बलचनमा में तीसरे स्तर पर, नहाने वाला कल में चौथे स्तर पर, एक चूहे की मौत में पाँचवें स्तर पर, सफ़ेद मेमने में छठे स्तर पर, वेदिन में सातवें स्तर पर और मुर्दाघर में आठवें स्तर पर। आधुनिकता बोध को ये एक प्रक्रिया मानते हैं इंद्रनाथ मदन, और उसके विभिन्न स्तर को उपन्यासों के माध्यम से बता रहे हैं कि वो पहला स्तर मानते हैं गोदान में, दूसरा स्तर मानते हैं शेखर एक जीवनी में और तीसरा स्तर मानते हैं बलजन्मा में। नागार्जुन की यह रचना है। न आने वाला कल में चौथा देखते हैं, एक चूहे की मौत में पाँचवा स्तर देखते हैं, सफ़ेद मेमने में ये छठा स्तर देखते हैं, वेदन में सातवां और मुर्दाघर में आठवां स्तर देखते हैं। तो ठीक है, यह कथन भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आधुनिकता का केंद्रीय तत्व क्या है? ऑप्शन में है प्राचीन मूल्यों का त्याग, ऑप्शन बी है अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव, ऑप्शन सी है अपने वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता, ऑप्शन डी है केवल शहरी जीवन का चित्रण। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आधुनिकता का केंद्रीय तत्व क्या है? सही उत्तर होगा अपने वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता। संबंधित तथ्य यही है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार अपने वर्तमान के प्रति तीव्रतम सजगता आधुनिकता का केंद्रीय तत्व है। ये भी कथन के रूप में अगर पूछा जाएगा तो विचार किनके हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी के। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामदरश मिश्र के अनुसार किसे आधुनिक बोध मान लेना एक दुर्भाग्य है? ऑप्शन में है ग्रामीण जीवन के संघर्ष को, ऑप्शन बी है शहरी मध्यवर्गीय जीवन की जड़ता, टूटन और कुंठा को, ऑप्शन सी है राष्ट्रभक्ति की भावना को, ऑप्शन डी है प्रेम और रोमांस को। सही उत्तर होगा शहरी मध्यवर्गीय जीवन की जड़ता, टूटन और कुंठा को आधुनिक बोध मान लेना एक दुर्भाग्य है। किनके अनुसार? रामदरश मिश्र के अनुसार। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रामदरश मिश्र की दृष्टि में दुर्भाग्य से शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की जड़ता, ठहराव, स्तब्धता, टूटन, कुंठा को ही आधुनिक बोध मान लिया जाता है। इस सारी जड़ता, ठहराव, कुंठा का तीव्र बोध कवि को होना चाहिए, किंतु इन्हें इनके व्यापक परिवेश में देखने की आवश्यकता है। इन्हें तोड़ने की चेष्टा करने वाली अव्यक्त आकुलता भी आधुनिक बोध है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार यंत्र दानव के समक्ष मनुष्य किस बोध से आक्रांत है? ऑप्शन है श्रेष्ठता और शक्ति के बोध से, ऑप्शन बी है हीनता और व्यर्थता के बोध से, ऑप्शन सी विजय के बोध से, ऑप्शन डी धार्मिक बोध से। यंत्र दानव के समक्ष मनुष्य की किस बोध से आक्रांत है? सही उत्तर होगा हीनता और व्यर्थता के बोध से। यंत्र दानव के समक्ष मनुष्य किस बोध से आक्रांत है? तो हीनता और व्यर्थता के बोध से। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आधुनिक ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रस्तावना वाला प्रश्न था। अब हम देख लेते हैं कि आधुनिकता बोध के विविध स्तर में हम जिन रचनाकारों को पढ़ने वाले हैं उनका समय क्या है। ठीक है, तो अगर हम इस तथ्य को देखें, आधुनिकता बोध को एक प्रक्रिया मानकर थोड़े लचीले अर्थ में इसके अंतर्गत उन सभी लेखकों को रखना चाहेंगे जो किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं, किंतु वर्तमान परिवेश के प्रति सजग और संवेदनशील हैं। इनमें जो रचनाकार हैं वो हैं प्रभाकर माचवे, जिनका समय है 1917 से 1991। आप इनका समय अभी फिलहाल देखेंगे। प्रभाकर माचवे का समय हो गया 1917 से 1991। नरेश मेहता का समय है 1921 से 2000। कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू का है 1924 से 2003। ठाकुर प्रसाद सिंह का समय है 1924 से 1993। रामदरश मिश्र, एक मिनट है, रामदरश मिश्र का समय है रामदरश मिश्र का समय है 1924। ठीक है, जन्म वर्ष है। पुस्तक के अनुसार जो वर्ष दिया है मैं उसी अनुरूप चलूंगी। ठीक है, नरेश मेहता का समय है, नरेश मेहता पहले हम रामदरश मिश्र का हमने देख लिया, 1924 है। मोहन राकेश का समय है
1925 से 72। श्रीलाल शुक्ल का समय है 1925 से 2011। मस्तराम कपूर का 1926 से 2000। धर्मवीर भारती का 1926 से 1997। कृष्ण बलदेव वैद्य का 1927 से 2020। ठीक है। नरेश मेहता और कृष्णचंद्र मिश्र का भी हम देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है 1927 से 1983। शिव प्रसाद सिंह का समय है 1928 से 1998। राजेंद्र यादव का समय है 1929 से 2013। निर्मल वर्मा का समय है 1929 से 2005। महीप सिंह का समय है 1930 से 2015। श्रीकांत वर्मा का समय है 1931 से 1986। ठीक है, 1931 से 1986। राजकमल चौधरी का समय है 1934 से 1967। योगेश गुप्त का समय है 1931 से 2006। द्रोणवीर कोहली का समय है 1932 से 2012। कमलेश्वर का समय है 1932 से 2007। ठीक है। मनोहर श्याम जोशी का समय है 1933 से 2006। महेंद्र भल्ला का समय है 1933 से 2015। देवेश ठाकुर, डॉक्टर देवेश ठाकुर का समय है 1933 से 2024। इसके बाद दुष्यंत कुमार का समय है 1933 से 1975। कामतानाथ का समय है 1935 से 2012। भीमसेन त्यागी का समय है 1935 से 2006। गिरिराज किशोर का समय है 1936 से 2020। दूधनाथ सिंह का समय है 1936 से 2018। विजय का समय है 1936 से 2020। डॉक्टर भगवती प्रसाद मिश्र का समय है 1937 से 2021। विनोद कुमार शुक्ल का समय है 1937। रमेश चंद्र शाह का समय है 1937। राजेंद्र मोहन भटनागर का समय है 1938। रविंद्र कालिया का समय है 1938 से 2016। ठीक है। गोविंद मिश्र है, गोविंद मिश्र का समय है 1939। ये है गोविंद मिश्र। ठीक है, आप इसे समझ जाइएगा। 1939 इनका समय है गोविंद मिश्र का। फिर हैं गोपाल उपाध्याय, इनका समय है 1939 से 1991। गंगा प्रसाद विमल का समय है 1939 से 2019। पुन्नी सिंह का समय है 1939। सुशील कालरा का समय है 1940 से 2013। राजकृष्ण मिश्र का समय है 1940 से 2020। ठीक है, मिन जहाँ हो गया है वो मिश्र है। ठीक है। चंद्रकिशोर जायसवाल का समय है 1940। नरेंद्र कोहली का समय है 1940 से 2021। ठीक है। मणि मधुकर का समय है 1942 से 1995। पंकज बिष्ट का समय है 1946। राजकिशोर का समय है 1947 से 2018। मंजूर एहतेशाम का समय है 1948 से 2021। प्रमोद सिन्हा, योगेश कुमार और गिरधर गोपाल, ये हैं। ठीक है, रचनाकार। और बस ये रचनाकार जो है हमको इनको पढ़ना है। ठीक है। अगर हम कृष्णचंद्र शर्मा की बात करें, ऊपर जो ये रचनाकार थे जहाँ हमारी गलती हुई थी वो थे नरेश मेहता, 2 बार आ गए हैं। ठीक है, तो ये नरेश मेहता को आप काट दीजिएगा, नरेश मेहता यहाँ आ चुके हैं। और कृष्णचंद्र मिश्र की जगह ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ कृष्णचंद्र शर्मा बिकू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इसको इतना कीजिएगा, इसको कट करके रामदरस मिश्र का समय है, रामदरस मिश्र का समय है 1924। ठीक है, जन्म वर्ष है ये। हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो पुस्तक में जिस तरीके का समय दे रखा है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रचनाकार थे जिनका समय हमने देखा, और ये सभी रचनाकार आधुनिकता बोध से संबंधित उपन्यास लिख रहे थे। आज हम जिस रचनाकार को देखने वाले हैं वो हैं प्रभाकर माचवे। ठीक है, प्रभाकर माचवे की अगर हम बात करें तो इनका समय है 1917 से 1991। इनके कुछ उपन्यास हैं जो आधुनिकता बोध से संबंधित है। जैसे अगर हम परंतु की बात करें तो परंतु एक इनका उपन्यास है, एक तारा उपन्यास है, सांचा उपन्यास है, द्वाभा उपन्यास है, जो उपन्यास है, किशोर उपन्यास है। ठीक है, और सबका समय भी देखते जाएं। परंतु का 1940 है, एक तारा का 1952 है, सांचा का 1956 है, द्वाभा का 1957 है, जो का 1964 है, किशोर का 1969 है। ठीक है, और भी है 30, 40, 50, 1973 इसका समय। अनदेखी का समय नहीं है। दर्द के पैबंद का समय है 1974। द्यूत का समय है 1976। किस लिए का समय है 1975। आँख मेरी बाकी उनका
1983, लापता 1984। ठीक है, तो ये कुछ रचना है प्रभाकर माचवे जी का, और ये सभी रचना या ये सभी उपन्यास आधुनिकता बोध को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न प्रभाकर माचवे से हम देख लेते हैं। प्रभाकर माचवे को किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? ऑप्शन है आदर्शवादी, ऑप्शन बी प्रयोगधर्मी, ऑप्शन सी है आंचलिक, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा प्रयोगधर्मी। अगला प्रश्न है उपन्यास परंतु, इनका एक उपन्यास है परंतु जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, इसका मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है तस्करों की समस्या, ऑप्शन बी विधवा हेमवती की आर्थिक व्यवस्था और शोषण, ऑप्शन सी आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, ऑप्शन डी राजनीतिक भ्रष्टाचार। सही उत्तर होगा विधवा हेमवती की आर्थिक व्यवस्था और शोषण। ठीक है, विधवा तथ्य देख लेते हैं। विधवा हेमवती की आर्थिक व्यवस्था का लाभ सेठ लक्ष्मीचंद उठाता है और उसका नैतिक शोषण करता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि विधवा हेमवती में दूसरा पात्र कौन है, तो एक पात्र है सेठ लक्ष्मीचंद। ठीक है, और उसका शोषण करने वाला भी यही पात्र है। अगला प्रश्न है द्वाभा उपन्यास की नायिका आभा का मन किन दो पक्षों के बीच खंडित है? ऑप्शन है प्रेम और घृणा, ऑप्शन बी है अमीरी और गरीबी, ऑप्शन सी है आत्मनिष्ठा और लोकनिष्ठा, ऑप्शन डी है स्वदेश और विदेश। द्वाभा उपन्यास की नायिका आभा का मन किन दो पक्षों के बीच खंडित है? सही उत्तर होगा आत्मनिष्ठा और लोकनिष्ठा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। द्वाभा की नायिका आभा का मन आत्मनिष्ठा और लोकनिष्ठा के बीच खंडित है। ठीक है, वहां मन आएगा, यहां मन है। इस प्रकार वह आजीवन द्वाभा बनकर जीती है। अगला प्रश्न है माचवे जी ने अपने किस उपन्यास में यांत्रिकीकरण के विरुद्ध स्वातंत्र्य चेतना का समर्थन किया है? ऑप्शन है लापता, सांचा, एकतारा और द्यूत। प्रश्न है माचवे जी ने अपने किस उपन्यास में यांत्रिकीकरण के विरुद्ध स्वातंत्र्य चेतना का समर्थन किया है? सही उत्तर होगा सांचा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सांचा में माचवे जी ने यांत्रिकीकरण के विरुद्ध स्वातंत्र्य चेतना का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है माचवे जी के किन उपन्यासों को प्रश्नोपनिषद कहा गया है? ऑप्शन है परंतु, सांचा, द्वाभा, दूसरा है 30, 40, 50, किस लिए, दर्द के पैबंद, तीसरा है लापता, आंख मेरी बाकी उनका, चौथा है किशोर, जो और एकतारा। तो सही उत्तर क्या होगा? इनके जिन उपन्यासों को प्रश्नोपनिषद कहा गया है वो है 30, 40, 50, किस लिए और दर्द के पैबंद। ठीक है, ये तीन उपन्यास हैं जिन्हें प्रश्नोपनिषद कहा गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 8वें दशक के अपने तीन उपन्यासों 30, 40, 50, किस लिए, दर्द के पैबंद को आपने प्रश्नोपनिषद बना दिया है। इनमें वर्तमान जीवन व्यवस्था की रिक्तता और मूल्यहीनता को लेकर वैचारिक धरातल पर अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। अगला प्रश्न है कोलाज शैली का प्रयोग माचवे जी ने अपने किन उपन्यासों में किया है? ऑप्शन है आंख मेरी बाकी उनका और किस लिए, दूसरा है परंतु और सांचा, तीसरा है द्वाभा और किशोर, चौथा है द्यूत और लापता। कोलाज शैली का प्रयोग माचवे जी ने किस में किया है? सही उत्तर होगा आंख मेरी बाकी उनका में आपने उपन्यास के ढांचे को इतना तोड़ दिया है कि आलोचकों ने इसे अनुभव के टुकड़ों, छठा का आंसर होगा आंख मेरी बाकी उनका और किस लिए में। ठीक है, कोलाज शैली का प्रयोग हुआ है इन दो उपन्यासों में। संबंधित तथ्य है आंख मेरी बाकी उनका में आपने उपन्यास के ढांचे को इतना तोड़ दिया है कि आलोचकों ने इसे अनुभव के टुकड़ों, कल्पना की उड़ानों, जीवन की वास्तविकताओं, रिपोर्टी संवादों आदि से निर्मित एक कोलाज माना है। किस लिए में भी आपने गद्य की सारी विधाओं, डायरी, संस्मरण, रिपोर्टाज, रूपक, प्रश्नोत्तर, आंखों देखा हाल यानी रनिंग कमेंट्री का प्रयोग करके इसी कोलाज शैली का प्रयोग किया था। यानी इन दो उपन्यासों में इन्होंने कोलाज शैली का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है लापता उपन्यास का कथानायक अरविंद मल्होत्रा अंत में किस प्रभाव से उच्चतर मूल्यों से जुड़ता है? ऑप्शन है जेल जाने के डर से, ऑप्शन बी विनीता के उदात्त प्रेम के सात्विक प्रभाव से, ऑप्शन सी आर्थिक लाभ के कारण, ऑप्शन डी संन्यास लेने के कारण। सही उत्तर होगा लापता उपन्यास का कथानायक अरविंद मल्होत्रा
अंत में किस प्रभाव से उच्चतर मूल्यों से जुड़ता है? विनीता के उदात्त प्रेम के सात्विक प्रभाव से। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लापता में कथानायक अरविंद मल्होत्रा अपने मूल रूप को छिपाकर अनेक रूपों को ओढ़कर अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। आरंभ में वह तस्करों के गिरोह से जुड़ता है और लेखक उसके माध्यम से आज की मूल्यहीन व्यावसायिकता का पर्दाफाश करता है। अंत में उसकी वृत्तियों का उन्नयन विनीता के उदात्त प्रेम के सात्विक प्रभाव से हो जाता है। कदाचित लेखक यह कहना चाहता है कि नारी का उदात्त प्रेम पुरुष को उच्चतर मूल्यों से जोड़कर सामाजिक विकृतियों से मुक्ति दिला सकता है। तो लापता उपन्यास के विषय में जो कुछ तथ्य था वो यहाँ आपके सामने है। अगला प्रश्न है, माचवे जी ने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को किस रूप में देखा है, विशेषकर दूत उपन्यास के संदर्भ में? ऑप्शन है एक उत्सव के रूप में, ऑप्शन बी है एक संघर्ष के रूप में, ऑप्शन सी द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ के रूप में, और चौथा है एक स्वप्न के रूप में। तो जीवन का जो प्रत्येक क्रियाकलाप है वो किसके रूप में है? जुआ के रूप में है, यानी द्यूत क्रीड़ा के रूप में है। सही उत्तर भी होगा सी। संबंधित तथ्य है, द्यूत में आपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को द्यूत क्रीड़ा के रूप में देखा है। आपने जीवन यहाँ रह गया है, ठीक है। अगले रचनाकार है नरेश मेहता। नरेश मेहता का समय है 1921 से 2000। नरेश मेहता संबंधित जो उपन्यास है जिसकी विषय वस्तु आधुनिकता बोध को लेकर लिखी गई है। इन उपन्यासों में है डूबते मस्तूल जिसका समय है 1954, धूमकेतु एक श्रुति 1962, यह पथबंधु था 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा भाग 1 1979 और दूसरा है 1982 में, ठीक है। तो नरेश मेहता के ये दो उपन्यास है। संबंधित तथ्य देख लेते प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले नरेश मेहता संबंधित। नरेश मेहता की मूल जीवन दृष्टि किस प्रकार की है? ऑप्शन है ए अस्तित्ववादी, ऑप्शन बी मानवतावादी, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी केवल प्रयोगवादी। नरेश मेहता की मूल जीवन दृष्टि किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा मानवतावादी, ठीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नरेश मेहता की जीवन दृष्टि मानवतावादी है। वे मानवीय पीड़ा का मार्मिक चित्रण करते हैं। नारी उत्पीड़न की समस्या तो उनके प्रायः प्रत्येक उपन्यास में उभरकर सामने आ जाती है। अगला प्रश्न है, उपन्यास डूबते मस्तूल में रंजना किस वर्ग की नारी की समस्या का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है उच्च वर्गीय, ऑप्शन बी निम्न वर्गीय, ऑप्शन सी मध्य वर्गीय, ऑप्शन डी ग्रामीण। सही उत्तर होगा मध्य वर्गीय जीवन या नारी की समस्या जो है उसको रंजना प्रस्तुत करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। सी इसका सही उत्तर होगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डूबते मस्तूल में रंजना के माध्यम से मध्यवर्गीय नारी की समस्या का चित्रण किया गया है। रंजना के जीवन में कई पुरुष आते हैं किंतु कोई भी उसकी आत्मा के सौंदर्य को नहीं देखता। अंत में वह आत्महत्या कर लेती है, ठीक है। तो डूबते मस्तूल के विषय में जो कुछ दिया था वो यहाँ आपके सामने है। अगला प्रश्न है, धूमकेतु एक श्रुति उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है राजनीतिक भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी है मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन, ऑप्शन सी है सती प्रथा का विरोध, ऑप्शन डी है भारत पाक विभाजन। सही उत्तर होगा बी मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन है धूमकेतु एक श्रुति में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। धूमकेतु एक श्रुति में मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियां किस प्रकार बाल मन को प्रभावित करती है और इसके विकास को दिशा देती है, इसका सूक्ष्म चित्रण उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न है, यह पदबंधु था के पात्र श्रीधर और सरो का जीवन कैसा चित्रित किया गया है? ऑप्शन है वैभवपूर्ण और सुखी, ऑप्शन बी क्रांतिकारी और उग्र, ऑप्शन सी आदर्शवादी और संघर्षपूर्ण, ऑप्शन डी अनैतिक और भ्रष्ट। यह पदबंधु था के पात्र श्रीधर और सरो का जीवन कैसा चित्रित किया गया है? सही उत्तर होगा आदर्शवादी और संघर्षपूर्ण। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह पथबंधु था में एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति श्रीधर और सरो के जीवन संघर्ष की करुण कहानी कही गई है। श्रीधर जिन मूल्यों को लेकर स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करता है वे अंत में निरर्थक प्रमाणित होते हैं। उसका परिवार टूट जाता है और वह अपने को व्यर्थ अनुभव करता है।
अगला प्रश्न है, दो एकांत उपन्यास में किन पात्रों के माध्यम से स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का चित्रण किया गया है? ऑप्शन में है श्रीधर और सरो, ऑप्शन बी है विवेक वानीरा और मेजर आनंद, ऑप्शन सी है गोपा और महिम, ऑप्शन डी है शिवशंकर और दुर्गा। सही उत्तर होगा विवेक वानीरा और मेजर आनंद के बीच बनते बिगड़ते संबंधों को इसमें चित्रित किया गया है। दो एकांत में विवेक वानीरा और मेजर आनंद के माध्यम से आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों और उससे उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, नदी यशस्वी है उपन्यास किस उपन्यास का दूसरा खंड है? ऑप्शन है उत्तर कथा, प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति। सही उत्तर क्या होगा? धूमकेतु एक श्रुति इस उपन्यास का दूसरा खंड है। कौन सा? नदी यशस्वी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नदी यशस्वी है धूमकेतु एक श्रुति का दूसरा खंड है। इसमें उदयन किशोरावस्था में पहुंच गया है और अपनी अनंत बौद्धिक जिज्ञासाओं के साथ जीवन में अग्रसर होता है। यहाँ भी उसके मनोवैज्ञानिक विकास का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। प्रथम फाल्गुन में गोपा और महिम के माध्यम से आज से 50 से 60 वर्ष पूर्व के लखनऊ का जीवन चित्रित है। प्रथम फाल्गुन इनकी एक अन्य रचना है, उसके विषय में यहाँ दिया गया है। ठीक है, इस उपन्यास में गोपा और महिम के माध्यम से आज से 50-60 वर्ष पूर्व के लखनऊ का जीवन चित्रित है। अगला प्रश्न है, उत्तर कथा उपन्यास के केंद्रीय पात्र शिवशंकर आचार्य दुख का कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन है गरीबी को, इच्छा को, समाज को, अज्ञानता को। तो दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण है इच्छा। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उत्तर कथा 2 भाग में है ये। इसमें मालवा के कुछ ब्राह्मण परिवारों को केंद्र में रखकर 20वीं सदी के प्रथमार्ध की कथा कही गई है। लेखक ने दुर्गा, वसुंधरा और गायत्री के माध्यम से 3 अलग अलग संदर्भों में नारी उत्पीड़न का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इस बृहद उपन्यास के केंद्रीय पात्र शिवशंकर आचार्य हैं। वे बुद्ध की तरह इच्छा को ही दुख की जननी मानते हैं और सब मिलाकर प्रतिरोधहीन समर्पण के दर्शन को स्थापित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नरेश मेहता का कवि मानस किन संस्कारों से युक्त है? ऑप्शन है पाश्चात्य संस्कारों से, वैष्णव संस्कारों से, जैन संस्कारों से, आधुनिक बौद्धिक संस्कारों से। सही उत्तर क्या होगा? वैष्णव संस्कारों से। तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः नरेश मेहता एक कवि हैं, उनका कवि मानस वैष्णव संस्कारों से युक्त है। ठीक है, यहाँ पे युक्त में य ऊ जो है वो छूट गया है। युक्त है। उनके उपन्यासों में भी ये संस्कार बार बार उभर आए हैं। अगले रचनाकार है ठाकुर प्रसाद सिंह। इस रचनाकार को यानी इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।